Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha, and in today's video lecture we'll study about the organ of medicine aphorisms. So today's aphorism is aphorism number 2. Fine. See, this is what aphorism number 2 is. ठीक है, तो aphorism number 2 में क्या दिया है? तो the highest ideal of cure. ठीक है, तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है? जो हमने पहले aphorism में देखा था, देखो, दैट इज़ व्हाट इज़ फिजिशियंस मिशन. तो फिजिशियन का मिशन क्या था कि ना रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. ठीक है, पूरा जो सिक पर्सन है उसका हेल्थ को रिस्टोर करने का काम फिजिशियन करता है. ठीक है, तो ये था अफोरिज्म नंबर 1. तो अफोरिज्म नंबर 2 में क्या होगा? तो क्या क्योर है. ठीक है, क्योर मतलब क्या, तो उसका आइडियल क्या होता है क्योर का, तो ये दिया है अफोरिज्म नंबर 2 में. तो देखते हैं अफोरिज्म नंबर 2 क्या है. The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and the most harmless way on easily comprehensive principles. तो ये जो अफोरिज्म नंबर 2 है ना, ये आपको बाय हार्ट चाहिए. ठीक है, ये कोई भी वाइवा का एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर आता है कहीं से भी तो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होगा. अफोरिज्म नंबर 1, अफोरिज्म नंबर 2, अफोरिज्म नंबर 26, 30, 36, 40, 46. ये जो सारे अफोरिज्म्स है, फिर 73 से लेके 104 तक ये जो सारे अफोरिज्म्स है ये हमें बाय हार्ट करने ही करने हैं. एटलीस्ट उनका जो मेन मोटो होता है वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड दीज आर दी फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर. सो फोकस ऑन दिस. ओके, ये बाय हार्ट करना ये अफोरिज्म एज इट. तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या दिया. तो हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर. तो ये जो क्योर है ना ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो ये क्योर 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. तो पहले तो क्योर कैसा होना चाहिए? तो क्योर होना चाहिए रैपिड, फिर होना चाहिए वो जेंटल, होना चाहिए परमानेंट. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज. देन हो गया रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिसीजेस. ठीक है, तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, तो ये इसको लेके हमें इसका आंसर या फिर ये जो अफोरिज्म है वो एक्सप्लेन करना है एग्जाम में. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, दैट इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. ये हो गया सेकेंड, दैट इज रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट. ठीक है, यहाँ तक हो गया सेकेंड. फिर आता है इन द मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल, मतलब इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो ये होता है थर्ड स्टेप. आया समझ में? दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन. ये था क्योर के स्टेजेस. तो फर्स्ट स्टेज देखते हैं, दैट इज क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. तो उसमें का ये फर्स्ट जो है ना रैपिड, तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं. ठीक है, रैपिड यानी क्या, ये देखो. अभी रैपिड मतलब क्या, क्योर कैसा होना चाहिए? तो रैपिड होना चाहिए. रैपिड मीन्स वेरी फास्ट, वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. ठीक है, क्विक क्योर होना चाहिए. क्यों क्विक होना चाहिए, क्यों रैपिड होना चाहिए? क्योंकि जो भी कोई सफरिंग है उस पेशेंट को, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है ऑलरेडी. ठीक है, हमारे पास आने से पहले वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है. इसीलिए अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो वो पेशेंट का पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा. उसका ना बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ने लगेगी, उसको बहुत ज़्यादा हार्म होने लगेगा, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस या फिर डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी कंडीशन होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगा उसका, और दिन ब दिन हालत ख़राब होती जाएगी. तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए क्योर देना है हम लोगों को. तो वो क्योर कैसा होना चाहिए? तो रैपिड होना चाहिए. जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. इसीलिए हमें वो जो क्योर है वो रैपिड ही होना चाहिए. ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इन अ फास्टेस्ट वे. तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना यहाँ पे, ये क्विक, फिर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड फास्टेस्ट वे, तो ये आपके आंसर में आना चाहिए अफोरिज्म के. ठीक है, अभी देखते हैं जेंटल. ठीक है, तो रैपिड तो क्योर कैसा होना चाहिए? तो रैपिड होना चाहिए, फिर जेंटल होना चाहिए. जेंटल यानी क्या? तो जेंटल यानी क्या, तो देखो
अगर हम लोग है ना किसी को क्योर करते हैं, एक तो पहले वो पेशेंट बहुत सफरिंग में होता है, तो उसको है ना एकदम जल्दी से जल्दी ये सबसे गेट रेड होना चाहिए, ठीक है, और हमें उसको हेल्प करनी है, ना कि उसको और ज़्यादा तकलीफ देनी है। इसलिए हमें क्योर रैपिड करना है, फिर जेंटल करना है। जेंटल यानी क्या कि है ना ऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट या फिर ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कैसे होता था पहले कि है ना अगर किसी को फीवर आता है या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो है ना ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्मलेस। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पे कट देते, इन्फ्लेमेशन पे, इन्फ्लेम्ड पार्ट पे कट देंगे और वहाँ से खून जाने देंगे बाहर। सोचो आप कि है ना कोई पेशेंट को एक तो पहले ही उसका इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रहा है और हम लोग उस पर कट दे रहे और उसका ब्लड नीचे जा रहा है, बह रहा है वो ब्लड, तो उसको कितना तकलीफ होता होगा। तो ये जो सब कुछ होता है ना, तो वो पहले के ट्रीटमेंट में होता था। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हैनीमैन सर ने क्या बोला कि है ना क्योर हमें देना है तो वो जेंटल क्योर होना चाहिए। जेंटल क्योर क्या कि है ना जो वेल प्रूवन मेडिसिन है, जो वेल प्रूवन ड्रग्स या फिर मेडिसिन है जो कि है ना होम्योपैथी में दी है, तो वो सब कुछ हमें उसका सिमिलिमम निकालना है और फिर सिमिलिमम एंड पोटेंसी देख के हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये था जेंटल, ठीक है। तो वेल प्रूवन ड्रग्स को यूज करके सिमिलिमम निकाल के केस टेकिंग करके अच्छे से पोटेंसी दे के हमें उस पेशेंट को ट्रीट करना है, यानी कि क्योर देंगे, पेशेंट को कंप्लीट क्योर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। सो व्हाट इज परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ? तो व्हाट इज परमानेंट क्योर? दैट इज रिमूवल ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। सिर्फ क्योर नहीं होता, ठीक है। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे फोकस करना या फिर रिमूवल ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स करना, दिस इज नॉट कॉल्ड एज क्योर। बट व्हाट इज एग्जैक्टली क्योर इज कि जो भी एग्जिस्टिंग सिम्टम्स है उस पेशेंट के अंदर, जो भी कोई उसको तकलीफ है, लाइक पूरा मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और सब कुछ, ठीक है, जो भी वो साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं केस टेकिंग में, तो वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स रिमूव करने का काम होता है परमानेंट, जड़ से उखाड़ देना, रिमूव द डिसीज फ्रॉम इट्स रूट्स। सो परमानेंट में क्या होगा? रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉजेस और एग्जिस्टिंग साइंस एंड सिम्टम्स, दैट इज इन अ वे ऑफ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट वे, ठीक है। फिर होता है क्योर अकॉर्डिंग टू हैनीमैन सर एंड अकॉर्डिंग टू दी होम्योपैथी, जस्ट नॉट गिविंग द रिलीफ टू द सिम्टम्स बट रिमूवल ऑफ दोज सिम्टम्स फ्रॉम देयर रूट्स इज व्हाट द क्योर मीन्स, ठीक है। और पैलिएशन और सपरेशन करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, उल्टा उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ उस पेशेंट की बढ़ने वाली है। इसीलिए हमें उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो यही कहा है हैनीमैन सर ने अफोरिज्म नंबर 2 में। फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिसीज। तो देखो, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिसीज मतलब क्या? तो है ना पूरा रिमूव करना है डिसीज कंडीशन को, ठीक है। तो कैसे रिमूव करना है? तो एनिहिलेशन, एनिहिलेशन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना या फिर डिस्ट्रक्ट करना उस डिसीज को या फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स को पूरा निकालना, दैट इज व्हाट रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज। रिमूव द डिसीज फ्रॉम इट्स रूट, ठीक है। तो we have to see to it that whatever medicines we are giving to the patient, those medicines should act in a that way that the patient should get a permanent and a complete cure with a harmless way, that is remove the disease from its root। तो हम लोग जब रिमूव करेंगे डिसीज को फ्रॉम इट्स रूट, तो है ना पेशेंट को कैसा मिलेगा? तो प्रीवियस कंडीशन, जो कि प्रीवियस कंडीशन है पेशेंट का, दैट इज उसकी कंडीशन कौन सी थी प्रीवियस? तो हेल्थ कंडीशन थी, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस कंडीशन है ये हमको फिर से उस पेशेंट को देनी है, मतलब पेशेंट को फिर से हमें ईज में लाना है फ्रॉम डिसीज, ठीक है। सो डिसीज से हमें पेशेंट को ईज में लेके आना है, इसको बोलेंगे हम लोग क्योर, दैट इज परमानेंट क्योर। सो वी हैव टू सी टू दैट कि वी आर ट्रीटिंग पेशेंट physically plus mental, that is mental level या फिर mentals, then
सोशली, दैट इज अगर कोई पेशेंट है उसको है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और वो है ना इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है कि है ना वो बहुत ज़्यादा खुद को मतलब बहुत ही ज़्यादा वो है ना डिप्रेस होने लगा है, उसकी कंडीशन और ज़्यादा डे बाय डे वर्स्ट होने लगी है, तो उसको हमको उसको काउंसिल करना है, ठीक है। तो उसको काउंसिलर का काम कौन करेगा, हम किसी और के पास नहीं भेजेंगे, उसको खुद ही ट्रीट करेंगे, खुद ही उसको काउंसिल करेंगे, खुद ही उसको हम ना कुछ अच्छा राय देंगे, अच्छा वे देंगे, सो दैट ही विल बी गेट स्टेबल टू दोज डिसीज एंड गेट स्टेबल टू दैट कंडीशन दैट विच ही इज फेसिंग थ्रू, ठीक है। सो वी हैव टू सी टू दैट हिज मेंटल कंडीशन ऑल्सो शुड गेट प्रॉपरली और शुड गेट ईज और शुड गेट इन अ प्रीवियस स्टेज, ठीक है, जैसे कि हेल्थ का स्टेज था। Okay, so this is the second part of the aphorism. So let's see the third part of the aphorism, that is where it is, its whole extent means removal of disease from its whole extent, that is from its roots, then in the shortest, most reliable and the most harmless way on easily comprehensive principles. इसमें क्या है, तो देखो डिसीज हमें कैसे निकालना है, बहुत ज़्यादा कम वक्त में निकालना है, ठीक है, और अच्छी तरह से निकालना है, सो दैट वो डिसीज़ या फिर वो जो सफरिंग है पेशेंट को वो फिर से ना आने पाए, ठीक है। तो हैनीमैन सर क्या कहते हैं कि शॉर्टेस्ट वे में या फिर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, मोस्ट रिलायबल वे में ट्रीट करना है, मतलब पेशेंट को भी वो ठीक वे लगे और हमें भी वो ईजी वे लगे कि ट्रीट करना या फिर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। और पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही तकलीफ में है, तो हमें उसको और ज़्यादा तकलीफ देनी नहीं है। तो इस वजह से हमें पेशेंट को बहुत अच्छे से माइल्डली जेंटली हैंडल करना है, क्योंकि वो हमारी और सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्योर देने की, ठीक है। तो ये सब कुछ हैनीमैन सर क्या बोलते हैं कि उसको बहुत हार्मलेस वे से हमें ट्रीट करना है। तो जो भी कोई आता है पेशेंट, तो उसको इतना मिनिमल ट्रीटमेंट देंगे हम लोग और इतना परमानेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए, इतने हम लोग ट्रेंड होने चाहिए या फिर हम लोगों के पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, फाइन। तो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक वे दैट he should be getting cure in a very easy way, and that should be reciprocal to ourselves also. It should be वेरी इजी टू ट्रीट दैट पेशेंट। तो ऐसे केस लो कि हमें भी तकलीफ ना हो ना पेशेंट को तकलीफ हो, ठीक है। एक जो पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं ना वो पिक करना सीखो, फिर अगर वो सिम्टम्स आप लोग पिक करने सीख जाओगे तब आपको परमानेंट क्योर मिलेगा, फाइन। सो इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स, what is comprehensive principles now? This means understandable principles. मैं यहीं पे आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है। understandable principle, what is understandable principles now? in allopathy what is happening that कि है ना एलोपैथी के पेशेंट्स जो डॉक्टर्स होते हैं ना, कि वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा थियोरीज डेवलप करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट अफोरिज्म में देखा थियोरेटिकल मेडिसिन के बारे में, वहाँ पे क्या दिया था हैनीमैन सर ने कि है ना तुम लोग थियरीज मत निकालो और नहीं तुम लोग ट्रीट कैसे करना है पेशेंट को, कैसे उनको परमानेंट क्योर देना है, उसके बारे में सोचो। अलग अलग डिफरेंट थियरीज नहीं निकालनी है। अगर कोई सपोज लेमैन चला जाता है, मतलब जो कि पढ़ा लिखा है नहीं, तो जो भी रूरल एरिया में रहते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगर वो एलोपैथी के पेशेंट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो एलोपैथी के डॉक्टर क्या बोलेंगे, तुम लोग ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, आपको यही हो रहा है, आपको वही हो रहा है, आपको डिप्रेशन ये है और आपको यही है। आप सोचो जो भी लोग जो रहते हैं रूरल एरिया में, तो उनको डिप्रेशन क्यों होगा, कोई मतलब बनता है उसका। और उन लोगों ने टेस्ट किए, अगर कुछ भी टेस्ट निगेटिव आई तो भी डॉक्टर बोलेंगे कि ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ, कुछ मतलब तो भी बनना चाहिए, लेमैन को कुछ अंडरस्टैंड होना तो चाहिए। तो वैसे ये लोग नहीं बोलते, वो लोग इतने अच्छे शब्द बोलते, इतने अच्छे बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स बोल देते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट पहले तो डिसीज कंडीशन से बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेस्ड हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसको हैम्पर्ड हुआ रहता है, और हम लोग और ज़्यादा उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल ऐसा कुछ बताना है हमें, ऐसा हमें ट्रीट करना है जो कि सबको अंडरस्टैंडेबल हो, लिटरेट पर्सन एज वेल एज इलिटरेट पर्सन, सबके लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है।
हैनीमैन सर ने अफोरिज्म नंबर 26 में क्या दिया है, नेचर्स लॉ। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो नेचर्स लॉ है। हैनीमैन सर ने एज इट इज नेचर्स लॉ नहीं यूज किया। हैनीमैन सर ने क्या किया है, तो नेचर्स लॉ को ट्विस्ट एंड टर्न करके हमारी वे से, वेरी हार्मलेस वे से उन्होंने किया है। What is the principle on which the homeopathy is based upon? That is similia similibus curantur. That means like cures like. तो ये जो प्रिंसिपल है इसको यूज करके हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को हमें क्योर देना है। तो ये सब कुछ था अफोरिज्म नंबर 26 में। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो नोट्स है ना, ये जो मैंने नोट्स निकाले तो ये रनिंग नोट्स है, तो ये आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेने चाहिए। और इसके ऊपर से आप लोग सेंटेंस बना के आप ये अफोरिज्म कर सकते हो। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ मैंने यहीं पे लिखा है, सो यू जस्ट सी टू इट। ठीक है, so stay tuned for the next video, and if you like this then do consider subscribing to my channel. Thank you.